Next one is distribution of n particles in two compartments. तो पहले हमने दो कंपार्टमेंट में दो पार्टिकल डाले, तीन पार्टिकल डाले. अब हम n पार्टिकल जो है दो कंपार्टमेंट में डाल सकते हैं. तो बोलता है कि हम सबसे पहले सोचते हैं कि देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट कैन ऑक्यूपाई एनी वन ऑफ द कंपार्टमेंट. मतलब कि जो n पार्टिकल हम दो कंपार्टमेंट में डाल रहे हैं उन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो एक कंपार्टमेंट में जा सकते हैं या दूसरे में जा सकते हैं. हो सकता है कि n पार्टिकल पहले ही कंपार्टमेंट में सारे चले जाएं, दूसरा खाली रहे, या आधे पहले में आधे दूसरे में. तो कोई भी पॉसिबिलिटी वहाँ पे पार्टिकल्स की हो सकती है. तो इन n पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन दो कंपार्टमेंट के बारे में हम बात करेंगे. टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट एंड मैक्रोस्टेट्स. तो जैसा कि हमने देखा हुआ है कि जब हम तीन पार्टिकल दो कंपार्टमेंट में डालते हैं तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स हमारे पास बनती थी 2⁻3. मतलब कंपार्टमेंट रेज्ड पावर नंबर ऑफ पार्टिकल्स. अगर हम n पार्टिकल्स को जो है k कंपार्टमेंट में डालेंगे तो इस केस में जो हमारे पास नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स आएंगी वो आएंगी k⁻n. क्योंकि जैसे दो कंपार्टमेंट में तीन पार्टिकल 2⁻3, वैसे ही k कंपार्टमेंट में n पार्टिकल. तो इतनी माइक्रोस्टेट्स हमारे पास बनेंगी अगर हम n पार्टिकल को k कंपार्टमेंट में डालते हैं. लेकिन हम ये भी कंडीशन रखते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो डिस्टिंग्विशेबल होते हैं. डिस्टिंग्विशेबल मतलब हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे कि A B C D. ऐसा नहीं कि सारे एक जैसे सर्कल लगे देखने में. तो जब पार्टिकल्स आपके डिस्टिंग्विशेबल होते हैं तो उस केस में नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स का फॉर्मूला हमारे पास जो है k⁻n हमारे पास बनेगा अगर हम n पार्टिकल को k कंपार्टमेंट में डालते हैं. एंड देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल दैट कैन ऑक्यूपाई एनी वन ऑफ द कंपार्टमेंट. तो जो k कंपार्टमेंट हैं उन k कंपार्टमेंट में किसी भी पार्टिकल में जो है n पार्टिकल्स जा सकते हैं. हो सकता है कि सारे ही एक कंपार्टमेंट हो, बाकी खाली हो, लेकिन हो सकता है कि कुछ एक में हो, कुछ दूसरे में हो, कुछ तीसरे में हो. तो अलग अलग पॉसिबिलिटी हमारे पास बनती है. कितनी पॉसिबिलिटी हमारे पास बनेगी उनको हम नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स बोलते हैं. तो अगर हम n पार्टिकल को दो कंपार्टमेंट में डालेंगे तो हमारे पास जो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स हमारे पास बनेगी वो बनेगी 2⁻n. मतलब k⁻n, और लेकिन कंपार्टमेंट है 2, तो इसलिए यहाँ पे k⁻n माइक्रोस्टेट्स हमारे पास जो है n पार्टिकल्स को दो कंपार्टमेंट में डालने पे बनेगी. और वो पॉसिबल माइक्रोस्टेट्स हमारे पास क्या होंगी वो हम यहाँ पे देख सकते हैं. हो सकता है कि हमारे पास जो n पार्टिकल हैं सारे ही पहले में हो, दूसरा खाली हो. या हो सकता कि दूसरे में एक ही पार्टिकल हो, बाकी n-1 पहले में हो. या हो सकता है कि दूसरे में दो पार्टिकल हो, बाकी सारे पार्टिकल n-2 पार्टिकल बचे वो पहले में हो. तो इस तरह से ये सारी पॉसिबिलिटी हमारे पास आ सकती है. या हम बोलें कि पहला खाली हो, दूसरे में सारे पार्टिकल हो. तो मतलब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि n घट रहा है, पहला कंपार्टमेंट में पार्टिकल घट रहे हैं और दूसरे में पार्टिकल एक एक से बढ़ रहे हैं. तो ये सारी पॉसिबिलिटी हमारे पास जो है माइक्रोस्टेट्स की हो सकती हैं. तो मतलब n पार्टिकल हम दो कंपार्टमेंट में डालेंगे तो वहाँ पे ये सारी माइक्रोस्टेट्स हमारे पास बनेंगी. जैसा हमने वहाँ पे देखा था कि दो कंपार्टमेंट में दो पार्टिकल 201102, और इस तरह से हमने चार पार्टिकल भी दो में डाले थे. तो इसी तरह की माइक्रोस्टेट्स हमारे पास यहाँ पे. लेकिन हम यहाँ पे n पार्टिकल डाल रहे हैं तो यहाँ पे n-1, लेकिन एक पार्टिकल यहाँ पे आएगा, n-2 यहाँ पे आएंगे,
2 इधर आएंगे, n-r इधर आएंगे, r इधर आएंगे, 2 इधर आएंगे, n-2। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो टोटल पार्टिकल दोनों कंपार्टमेंट में n ही बनेंगे, n+0 n, n-1+1 n, n-2+2 n। तो ये हमारे पास एक तरह से कंस्ट्रेंट्स यहाँ पे रहती है कि जब भी हम n पार्टिकल 2 कंपार्टमेंट में डालेंगे तो दोनों कंपार्टमेंट के जो पार्टिकल हैं वो आपके n ही रहने चाहिए। तो हम बाहर से कोई पार्टिकल नहीं डाल रहे हैं, तो n ही पार्टिकल हमारे पास है और 2 कंपार्टमेंट में डालेंगे तो वो n ही हो रहेंगे। हो सकता है कि कुछ पहले में आए, कुछ दूसरे में आए, लेकिन उनका सम करेंगे तो हमारे पास n ही रहेंगे। और हमने पीछे भी फॉर्मूला पढ़ा था कि ये तो हमारे पास माइक्रोस्टेट होगी, लेकिन अगर हम मैक्रोस्टेट की बात करते हैं तो 2 कंपार्टमेंट में n पार्टिकल डालते हैं तो उस केस में मैक्रोस्टेट हमारे पास जो है n+1 बनती हैं। तो नंबर ऑफ मैक्रोस्टेट्स विल बी n+1 व्हेन वी विल पुट n पार्टिकल्स इन 2 कंपार्टमेंट। तो पीछे भी हमने जो 3 टेबल किए थे उनमें भी हमारे पास जितने आपके पार्टिकल थे उनमें एक ऐड करके हमारे पास नंबर ऑफ मैक्रोस्टेट्स हमारे पास बनती थी। तो ये भी 2 कंपार्टमेंट के लिए एक फॉर्मूला है। अब हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स की। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स तो बोलता है कि हम n पार्टिकल को आपस में अरेंज कर सकते हैं। तो हम ये सोच सकते हैं कि अगर हम n पार्टिकल्स को अरेंज कर रहे हैं तो इसका मतलब कि दे ऑक्युपाई n पोजीशंस। पहला पार्टिकल एक पोजीशन, दूसरा पार्टिकल दूसरी पोजीशन, तीसरा तीसरी पोजीशन, इस तरह से nth पार्टिकल nth पोजीशन। दूसरे जो n पार्टिकल्स हैं वो आपस में अरेंजमेंट बना सकते हैं और वो ऑक्युपाई करेंगे n पोजीशन। लेकिन चॉइस क्या रहती है कि जो पहला पार्टिकल है वो किसी भी पोजीशन को ऑक्युपाई कर सकता है। तो हम क्या बोलेंगे कि उसके पास एक तरह से पहले पार्टिकल के पास चॉइस है, अगर हमने उसको अरेंज करना है, कि वो किसी भी पोजीशन को ऑक्युपाई कर सकता है। मतलब कि पहला पार्टिकल को हम n तरीके से अरेंज कर सकते हैं। पहले पार्टिकल को हम n तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं। लेकिन जब हम पहले पार्टिकल को अरेंज कर देंगे तो बाकी जो पार्टिकल बचेंगे वो बचेंगे n-1। तो दूसरा जो पार्टिकल आपने अरेंज करना है उसको आप अरेंज कर सकते हैं n-1 वैकेंट पोजीशन में, क्योंकि जो पहली पोजीशन है वो पहले पार्टिकल ने ले ली है और बाकी अब हम दूसरा पार्टिकल अरेंज कर रहे हैं तो उसके लिए जो पोजीशन अवेलेबल है वैकेंट वो हमारे पास n-1 होगी, क्योंकि एक पोजीशन ऑलरेडी फर्स्ट पार्टिकल ने ले ली है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि दूसरा पार्टिकल को हम अरेंज कर सकते हैं n-1 वेव्स में। तो अगर हम दोनों पार्टिकल की बात करेंगे, हम बोलेंगे कि पहले और दूसरे को हम कितने वे में अरेंज कर सकते हैं, n×n-1 वेज। पहले पार्टिकल को हम अरेंज कर सकते हैं n वेज में और दूसरे पार्टिकल को हम अरेंज कर सकते हैं n-1 वेज में। उसी तरह से जब पहला और दूसरा आपने अरेंज कर लिया तो अब हम तीसरा पार्टिकल लें तो तीसरे पार्टिकल के लिए जो वैकेंट पोजीशन बचेगी वो बचेगी हमारे पास n-2। तो अब जो तीसरा पार्टिकल है उसको हम अरेंज कर सकते हैं n-2 वेज में। इसी तरह से हम जो सारी पार्टिकल को अरेंज करने की सोचें तो हम क्या बोलेंगे कि हम सारे पार्टिकल को अरेंज कर सकते हैं n-1 n-2 से लेकर के 1 वेज तक। लेकिन लास्ट तक आपका n से पार्टिकल घटते जाएंगे और लास्ट पार्टिकल आपका 1 होगा। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि n पार्टिकल को अगर हमने अरेंज करना है तो उनको हम इतने वेज में अरेंज कर सकते हैं। तो हम क्या बोलते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वेज टू अरेंज n पार्टिकल्स विल बी n
मल्टीप्लाई बाय n-1 मल्टीप्लाई बाय n-2 से लेकर के 1 तक, और इसको हम n फैक्टोरियल भी बोलते हैं। और पहले हमने पढ़ा था कि हमारे पास n फैक्टोरियल जो है n भी हमारे पास होता है, क्योंकि n क्या होता था, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, लेकिन r इस केस में यहाँ पे n नहीं है, तो npr के बजाय यहाँ पे npn है, तो वो हमारे पास आएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस n फैक्टोरियल, और n माइनस n 0 फैक्टोरियल होता, तो यहाँ पे n फैक्टोरियल हमारे पास बचेगा। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि अगर आपने n पार्टिकल को आपस में अरेंज करना है तो उनको हम अरेंज कर सकते हैं n फैक्टोरियल वेज में या npn वेज में। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो भी थोड़ा इन्हीं चीज़ों के ऊपर बेस्ड है, और ये कई बार जो है पेपर में भी ये आर्टिकल पूछा जाता है। ये एक्सप्रेशन इसका एक तरह से ड्राइव करने को हमारे पास आता है कि ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी ऑफ द मैक्रोस्टेट आर n-r। तो हमारे पास मैक्रोस्टेट की हम बात करें कि r और n-r की, अगर हमारे पास r पार्टिकल एक कंपार्टमेंट है तो n-r दूसरे कंपार्टमेंट में है। तो बोलता है टू अरेंज n पार्टिकल इन 2 कंपार्टमेंट, लेट अस कंसिडर द मैक्रोस्टेट r n-r। बोलता है अगर हमने n पार्टिकल 2 कंपार्टमेंट में डालने हैं तो हम एक जनरल सी मैक्रोस्टेट यहाँ पे बना लेते हैं r n-r। तो हमने हमारे पास यहाँ भी आई थी ये मैक्रोस्टेट, तो जब हमने 2 पार्टिकल n कंपार्टमेंट में डाले थे तो यहाँ पे हमारे पास n- और r मैक्रोस्टेट हमारे पास यहाँ पे आई थी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि r पहले लेते हैं, n-r बाद में लेते हैं। तो ये वाली मैक्रोस्टेट हम जनरल मैक्रोस्टेट ले लेते हैं कि r पार्टिकल अगर पहले कंपार्टमेंट में तो n-r जो है दूसरे कंपार्टमेंट में हमारे पास होंगे। और ऐसी पॉसिबिलिटी हमारे पास जो बहुत बनती हैं, जैसे अगर हम बोलें कि तीन पार्टिकल एक कंपार्टमेंट में हैं और हमारे पास दूसरे में हमारे पास जो है 2 पार्टिकल हैं, तो ये पॉसिबिलिटी हमारे पास कई तरह से हो सकती है। ए बी सी डी, तो इसको हम एक जनरल मैक्रो स्टेट बनाते हैं। इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास जो बहुत सारी मैक्रो स्टेट आपकी बन सकती है। तो आर पार्टिकल पहले कंपार्टमेंट में है और n-r पार्टिकल दूसरे कंपार्टमेंट में है। अब हमने पढ़ा कि r पार्टिकल को हम आपस में अरेंज कर सकते हैं, और सिमिलरली जो हमारे पास n-r हैं उनको भी हम आपस में अरेंज कर सकते हैं। लेकिन ये हमारे लिए एक तरह से मीनिंगलेस है। मीनिंगलेस कैसे होगा? जब r पार्टिकल आपके एक कंपार्टमेंट में है, उन्होंने पोजीशन ऑक्युपाई की हुई है, हम पहले कंपार्टमेंट को उनकी पोजीशन बोल रहे हैं, तो अगर हम आप उनको आपस में रीअरेंज करेंगे तो उस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हमारे पास कंपार्टमेंट डिफरेंट होते हैं, आप उनको रीअरेंज करते एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट, तो हमारे पास जो माइक्रो स्टेट थी वो हमारी जो है चेंज होनी थी। लेकिन एक ही कंपार्टमेंट में हम r पार्टिकल को आपस में रीअरेंज कर रहे हैं, तो वो चीज़ हमारे लिए मीनिंगलेस है, क्योंकि उसको अरेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसी तरह से n-r पार्टिकल को जो हमारे पास दूसरे कंपार्टमेंट में हैं उनको भी आपस में अरेंज करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो वो भी हमारे लिए मीनिंगलेस है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि r पार्टिकल को अरेंज करना आपस में और n-r को आपस में अरेंज करना वो हमारे लिए मीनिंगलेस है। लेकिन r पार्टिकल को हम अरेंज कर सकते हैं r फैक्टोरियल वेज में, अभी हमने पीछे पढ़ा, और n-r पार्टिकल को हम अरेंज कर सकते हैं आपस में n-r फैक्टोरियल वेज में। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि टोटल जो मीनिंगलेस
अरेंजमेंट हमारे पास बनेंगे वो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन बनेगी आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि अगर हमारे पास n पार्टिकल हैं तो हम उनको आपस में कितने वे में अरेंज कर सकते हैं, n फैक्टोरियल वेज में। उसी तरह से हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर हमने r पार्टिकल को आपस में अरेंज करना है तो उनको हम r फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं, और हमने n माइनस आर फैक्टोरियल पार्टिकल को n माइनस आर पार्टिकल को आपस में अरेंज करना है तो हम उनको n माइनस आर फैक्टोरियल वे में अरेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने बोला कि ये चीज़ मीनिंगलेस है, एक कंपार्टमेंट में ही पार्टिकल को आपस में अरेंज करना वो मीनिंगलेस है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, ये भी मीनिंगलेस है, ये भी मीनिंगलेस है। तो इसलिए जो टोटल नंबर ऑफ मीनिंगलेस अरेंजमेंट हमारे पास होंगे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमारे पास होगी आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि टोटल नंबर ऑफ द अरेंजमेंट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मीनिंगफुल अरेंजमेंट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मीनिंगलेस अरेंजमेंट। तो यहाँ पे हमारे पास n पार्टिकल हैं, उनका हम अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो इसलिए हम n पार्टिकल जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल हैं उनको हम अरेंज कर सकते हैं n फैक्टोरियल वेज में, और नंबर ऑफ मीनिंगफुल अरेंजमेंट हम यहाँ पे ऐसे रहने देंगे, और नंबर ऑफ मीनिंगलेस अरेंजमेंट हमारे पास यहाँ पे r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल हमारे पास होगा। तो इसलिए हमारे पास जो नंबर ऑफ मीनिंगफुल अरेंजमेंट आ जाएगा, ये जो राइट साइड में टर्म है ये हम बटे में ले जाएंगे। तो इसलिए हमारे पास नंबर ऑफ मीनिंगफुल अरेंजमेंट बनेंगे n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। लेकिन जो हमारे पास नंबर ऑफ मीनिंगफुल अरेंजमेंट्स ऑफ ए मैक्रोस्टेट होता है उसको हम थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो किसी मैक्रोस्टेट में आर एन माइनस आर में जितनी माइक्रोस्टेट्स होती हैं, तो यहाँ पे माइक्रोस्टेट क्या हुआ, मीनिंगफुल अरेंजमेंट। जो सारी हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ हैं मैक्रोस्टेट आर एन माइनस आर में, उसको हम थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं। इसको हमने पहले भी डिफाइन किया था कि नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इन ए मैक्रोस्टेट इज कॉल्ड थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी। तो मीनिंगफुल अरेंजमेंट को हम माइक्रोस्टेट बोल देते हैं। तो यहाँ पे मैक्रोस्टेट है आर एन माइनस आर, इसलिए हम क्या बोलेंगे, थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी क्या होती है, डब्ल्यू आर एन। तो यहाँ पे हम जो आर एन माइनस आर है उस मैक्रोस्टेट की थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी में डब्ल्यू कितनी होगी, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो इसको हम थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी भी बोलेंगे, जो हमारे पास मीनिंगफुल अरेंजमेंट है आर एन माइनस आर स्टेट की। और इसको हम एन सी आर भी लिखते हैं, मतलब जो कॉम्बिनेशन हमारे पास था एन सी आर, या इसको हम एन सी एन माइनस आर लिखते हैं। दोनों को आप कैलकुलेट करेंगे तो सेम चीज़ हमारे पास यहाँ पे आती है, चाहे आप एन माइनस आर ले लो चाहे यहाँ पे आर ले लो। तो इस तरह से हमारे पास थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी आएगी जो हमारे पास मीनिंगफुल अरेंजमेंट्स हैं उनकी। तो ये एक्सप्रेशन आगे भी हमारा जो कंटिन्यू रहता है वो होता है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैक्रोस्टेट, कि किसी मैक्रोस्टेट की हमारे पास जो कितनी प्रोबेबिलिटी होगी। तो जैसा कि हमने प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि इट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इन दैट मैक्रोस्टेट टू द टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट ऑफ द सिस्टम, कि नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इन ए मैक्रोस्टेट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैक्रोस्टेट होती है, जो कि हमने एक्सप्रेशन पहले भी ड्राइव किया और वो क्वेश्चन भी पेपर में कई बार आता है कि ड्राइव द इक्वेशन फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैक्रोस्टेट एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन प्रोबेबिलिटी ऑफ माइक्रोस्टेट एंड मैक्रोस्टेट। तो बोलता है कि जो हमारे पास हम फाइंड करना चाहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रोस्टेट आर एन माइनस आर, तो उसको हम लिखेंगे पी आर एन माइनस आर। तो ये हमने पहले भी डिफाइन किया हुआ कि नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इन ए मैक्रोस्टेट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट ऑफ द सिस्टम इज नोन एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैक्रोस्टेट। ये फॉर्मूला हमने ड्राइव किया हुआ है। तो लेकिन अभी हमने पढ़ा कि नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इन द मैक्रोस्टेट आर एन माइनस आर, ये हमारे पास थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी होती है उस मैक्रोस्टेट की। तो इसलिए इसकी जगह हम लिख सकते हैं
थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट ऑफ द सिस्टम। लेकिन थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी को अभी हमने लिखा WR(n-R) से, और जब हम दो कंपार्टमेंट में n पार्टिकल डालते हैं तो उस केस में हमारे पास टोटल माइक्रोस्टेट बनती है 2n। तो इसलिए जब हम यहाँ पे WR(n-R) की वैल्यू पुट करेंगे, जो हमने कैलकुलेट की अभी पीछे, वो है हमारे पास n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-R फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1/2n, क्योंकि ये 2n भी बटे में है। तो इसलिए P(r(n-R) हमारे पास आएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-R फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1/2n। तो ये हमारे पास बनी प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रोस्टेट R(n-R). तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो 1/2n है वो तो एक कांस्टेंट नंबर है। तो हम क्या बोलेंगे कि अगर 2n कांस्टेंट नंबर है तो जो P(r(n-R) है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू WR(n-R). तो कांस्टेंट को हम क्या करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी साइन से यहाँ पे चेंज कर देते हैं। तो P(r)(n-R) विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू WR(n-R). मतलब क्या हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैक्रोस्टेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट मैक्रोस्टेट। और नेक्स्ट हम बात करेंगे मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट की। ऐसी मैक्रोस्टेट जो कि मोस्ट प्रोबेबल होती है। तो जैसे हमने कॉइन के केस में भी किया था कि मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट हमारे पास कौन सी होती है, जो 5-5 वाली होती है। तो यहाँ भी हम उसी तरह से बात करेंगे। बोलता है कि मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट हमारे पास होगी जब R हमारे पास जो n/2 होगा, मतलब आधे पार्टिकल पहले कंपार्टमेंट में, आधे दूसरे पार्टिकल में। जैसे हमने बोला था कि 5 बार हेड आएगा, 5 बार टेल आएगा, 50-50, कि पहले कंपार्टमेंट में आधे पार्टिकल, दूसरे में आधे। तो हम क्या बोलेंगे, अगर पहले पार्टिकल में n/2 पार्टिकल होंगे तो दूसरे में कितने बचेंगे, n-n/2। अगर R हम n/2 लेंगे तो दूसरे में n-n/2, वो भी n/2 ही होगा। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट कौन सी बनेगी, n/2, n-n/2 या n/2 मतलब जब दोनों कंपार्टमेंट में आधे आधे पार्टिकल होंगे। तो ये भी कैलकुलेट करके n/2 ही आता है। तो 2n-n डिवाइडेड बाय 2। तो इसलिए n/2 को हम मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट बोलेंगे। और जो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी इसकी होगी वो हम थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले में R की वैल्यू n/2 लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे WR(n-R) हमारा क्या बनेगा, n/2। और उधर भी राइट साइड में जो हमने यहाँ पे थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की हुई है, तो यहाँ भी हमारे पास जो है n/2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n/2 फैक्टोरियल और n/2 फैक्टोरियल। तो इस तरह से R की वैल्यू n/2 लेने पे जो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है वो भी चेंज हो जाएगा। ये हमारे पास आएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n/2 फैक्टोरियल, n/2 फैक्टोरियल। और प्रोबेबिलिटी ऑफ मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट का फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा। तो ये भी हमने अभी फाइंड आउट की है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट हमारे पास क्या बनेगी, R की जगह n/2 पुट करेंगे तो P n/2 फैक्टोरियल n/2 फैक्टोरियल इंटू 1/2n। तो इस तरह से हमारे पास हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट के लिए एक्सप्रेशन निकाला और थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ऑफ मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया।